नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ पर हम बाज़ार के दिग्गजों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन लगातार कर रहे हैं और दिवाली के मौके पर मार्केट की मेगा ट्रेंड पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष चौखानी जुड़े हैं, जो देश के दिग्गज फाइनेंशियल एक्सपर्ट और निवेशक हैं। अगर मार्केट को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो चलिए उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। इस संवत क्या चलेगा, क्या मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, इन सब पर बातचीत होगी। मनीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे जी, एक चीज़ है, रमेश तवानी जी एक चीज़ कहते थे कि इफ़ इट लुक्स लाइक डक, इफ़ इट क्वैक्स लाइक डक, देन इट्स अ डक। मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है क्या कि खराब से खराब खबर पर अगर मार्केट गिरता नहीं है तो मार्केट चलने को तैयार है? सही बात कह रहे हैं आप कि ये मार्केट एकदम दिखा रहा है कि इसको नीचे जाने की कोई माने मूड नहीं है। हाँ। एंड जैसे आप सही कह रहे हैं कि जो भी खराब से खराब न्यूज़ आ रही है या इवन जब सप्लाई आ रहा है, मार्केट इज एबल टू होल्ड इट्स ओन एंड धीरे धीरे कदम बढ़ाते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस दिवाली पर आप वैसे कैसा फील कर रहे हैं, और जो हमारे अराउंड इतना सब कुछ हो रहा है उसके बाद आप बुलिश हैं मार्केट को लेकर? जी, सो लास्ट ईयर आपको याद होगा जब दिवाली पे मिले थे, वी वर ऑल थिंकिंग कि ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे निकल चुकी है। बिल्कुल। एंड आवर होप वाज, वी डिडंट नो व्हाट विल हैपन, बट होप ये था कि ये साइडवेज जाए ताकि इट अलाउज अर्निंग्स टू कैच अप। बिल्कुल। और इस साल भी अर्निंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छे आए नहीं है, बट दो तीन चीज़ जो हुए, जैसे सरकार ने पहले टैक्स कट दिया था बजट में, अब जीएसटी कट आ गए हैं, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट दिए, और द ओनली नेगेटिव जो हुआ था इस साल में वो हमने सोचा था कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे वो भारत के दोस्त निकलेंगे और काफ़ी चाइना +1 थीम पे बहुत सारे यहाँ पे कंपनियों को फ़ायदा होगा, वो रिवर्स हुआ, उल्टा हो गया उसका। बट वो भी अब सॉर्ट ऑफ एंड स्टेज में है। और ये होप है कि नवंबर दिसंबर तक शायद उनके साथ भी एटलीस्ट फर्स्ट फेज डील साइन हो जाए, यूरोप के साथ डील साइन हो जाए, तो इंक्रीमेंटली आई वुड अज्यूम कि यहाँ से न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहेगा। और अर्निंग का भी ट्रफ बन गया है, जैसे अब जैसे बैंकों के भी नतीजे आ रहे हैं, दे आर नॉट एज बैड एज व्हाट मार्केट वाज फियरिंग, तो रेट ऑफ चेंज नाउ इज टर्निंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। बिल्कुल, मार्केट सही बात है, आपने चला भले ही ना हो पिछले एक साल में, लेकिन गिरा भी नहीं, मतलब फ्लैट ही रहा है। अच्छा, हम बात करते हैं दिवाली की तो हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ दुर्गा की, और आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है कि तीनों की पूजा करिए और तीनों में इक्वल ध्यान दीजिए। नहीं, वो एब्सोल्युटली सही पूछा आपने कि हम लोग खाली ध्यान देते हैं लक्ष्मी जी पर, और लक्ष्मी जी चंचल है जैसे आप जानते हैं, तो वो घर में तभी वास करेगी जब उस घर में सरस्वती जी का वास हो। जो कि हम कहते हैं नॉलेज विजडम अगर नहीं हो तो धन तो आता जाता रहेगा, नॉलेज विजडम होगा तो आप फिर भी उसको वापस अर्न कर पाएंगे या उसको बढ़ा पाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जैसे नवरात्रि का फेस्टिवल जाता है, माँ दुर्गा का फेस्टिवल जाता है, कि अगर आप घर में खुशहाली ना हो और इमोशनल कनेक्ट ना हो, जो कि दुर्गा जी के स्वरूप है, देन जो भी आप धन हो या ज्ञान हो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। तो तीनों को बसा के रखिए घर में अपने दिल में और तीनों की पूजा करिए, एंड उससे धन भी, सुख भी और ज्ञान भी, तीनों की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो साल था, गया साल, इसमें एक और जो डेवलपमेंट हुई, जियोपॉलिटिकली ये साल काफ़ी टफ रहा, काफ़ी वॉर्स हुई, हमारे आसपास के नेबरिंग एरियाज़ में काफ़ी तनाव रहा, 2-3 सरकारें पलट गई। तो उस बीच में क्या आपको लगता है कि भारत अभी भी एक सेफ हेवन है? और ये सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले एक साल में हमने लगातार एफआईआईज़ की बड़ी सेलिंग देखी है। क्या वो एट सम पॉइंट आपको लग रहा है कि रिवर्सल के साइन कहीं ना कहीं दिख रहे हैं? जी, दो बात कहूँगा इसमें। पहले तो आप अपने आप को फॉर्च्यूनेट मानिए कि आप इस देश में पैदा हुए। बिल्कुल। क्योंकि मैं कहीं और भी मैंने ऐसे कहा कि आप सोचिए, आप जब पैदा हो रहे थे, अगर जीपीएस थोड़ा गलत हो जाता और आप थोड़े लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पे पैदा हो जाते गलत देश में, तो आज आप धन की प्राप्ति के बारे में बात नहीं कर रहे होते कि जीवन के बारे में या कुछ पेट मेरा भर जाए, ये बेसिक्स पे आप आ जाते। बिल्कुल। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी हायर ऑर्डर थिंग्स कि हम सब देश प्रगति की ओर है। और दुनिया भर में भी अगर देखूं, जो देश को हम लोग बड़े हुए एडमायर करते हुए कि अमेरिका है या जापान है या यूरोप है, उनके बेस्ट पीरियड इन अ वे इज़ बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स। और कोई बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली दिस अप्लाइज टू यूरोप एंड जापान, नॉट सो मच टू यूएस, कि उन देशों में द बेस्ट पीरियड इज़ इन द रियर व्यू मिरर।
और इंडिया में अगर आप देखें अगले 10-20 सालों में जो कि प्रोग्रेस होने वाला है, और ये सारा विश्व भी इसी को मानता है कि यहाँ पे जब 6% ग्रोथ आता है रियल, तो हम डिजेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे 2% आ जाता है तो वो ऐसे खुशी मनाते हैं कि मालूम कितनी तेजी हो गई। सो यू आर बॉर्न इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और ये यंग एनर्जी जो है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगले 10-15 सालों में इंडिया में, एटलीस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि जो प्रोसेसर टाइप का देश होता था हमारा, वो अब थोड़ा और टेक्नोलॉजी और ब्रांड अपना खुद क्रिएट करे। और जैसे जब जापान आया था तो हमने देखा सोनी आया, टोयोटा आया, सब हमारे देश में। उसके बाद जब कोरिया का राइज हुआ तो ह्युंडई, एलजी, ये सब आए हमारे देश में। चाइना का जब राइज हुआ तो BYD हो या हायर हो या ये सब आप देखते हैं अपने देश में। तो अपने भी यहाँ से काफ़ी ब्रांड, अपने भी यहाँ से काफ़ी IP दुनिया भर में मशहूर होंगे, और एक्साइटेड अबाउट दैट। आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही, क्योंकि कल मैं रामदेव जी से मिला था। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि वो आजकल कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि आप अगर एक अच्छा बिजनेस आइडिया लाएंगे तो 1 करोड़ रुपए की कैपिटल हमसे ले जाइए। वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में तो हमको कैपिटल मिलती नहीं थी, और हम इतने जगह पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनमें से कौन कब नेक्स्ट बड़ा बन जाए ये भरोसा नहीं। तो जो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक टीस रहती है कि जैसे एनवीडिया हो गई, ओरेकल हो गई, मेटा, जिस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप पिछले 10 साल में यूएस में हमको देखने को मिली, हम वैसा नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो लैग के साथ हम यूएस के पीछे चलते हैं। आपको लगता है अगले 10-20 साल में हम भी कुछ ऐसा बड़ा करेंगे? अनुज, इन अ वे इनएविटेबल है कि कोई यहाँ ब्रेन्स की कमी है नहीं। जो लैकिंग था पहले ज़माने में, पहले तो हम सोचते थे हमारे घर वर हो जाए, गाड़ी वाड़ी हो जाए, बेसिक्स हमारे टेक केयर हो जाए। सही बात है। जो मेरे जनरेशन में काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो गया है। जैसे मैं देखता हूँ मेरे लड़के का या राम जी के जो सन है वैभव, ये जब आए हैं, दे आर ऑल लुकिंग कि मैं इम्पैक्ट कैसे करूँ दुनिया पे। माने एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड करके या 2 ज़ीरो ऐड करके अपने धन में कुछ वो उनका थ्रिल नहीं है जैसे हमारा रहता था या स्टिल है। उनका थ्रिल कुछ और है कि कैन वी टच 1 बिलियन पीपल, कैन वी मेक एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। तो ये जो जनरेशन है, आई थिंक दे विल बी अ वर्ल्ड बीटर। और टेक्नोलॉजी में भी आपको 5-10 साल लगते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ आज ट्राई किया और ऐप कॉपी कर लिया दूसरे का, या मॉडल किसी का कॉपी कर लिया और आपने डेवलप कर लिया। आज जो इंडिया में टेक हो रहा है इज लार्जली ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे जोमेटो ने, जो आपकी फूड डिलीवरी पहले भी बगल के रेस्टोरेंट से आती थी, या आपके सामान आपके ग्रोसर या केमिस्ट आपको घर में भेजते थे, और उसको स्केल पे जैसे बहुत सारे जो ऐप आए हैं, इट इज़ स्टेज 1 रियली ऑफ आवर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये स्टेज 2 भी बनेगा। आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप कहते हैं कि एक आपका कोट है कि रियल अपॉर्चुनिटी इज बिल्डिंग अ ग्लोबल बिजनेस यूजिंग इंडियन स्केल एज अ बैकस्टॉप। तो इसमें हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आसान शब्दों में समझा जाए, कौन सी स्पेसेस हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है? देखिए 3-4, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जब जापान आया तो उनके जो नीड्स थे कि दे नीडेड टू मिनिचराइज, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन था, जगह कम था। सेम वे इंडिया हैज सर्टेन थिंग्स वेयर वी विल हैव अ राइट टू विन। अभी एक एग्जांपल दूं, टाइटन है, आई डोंट ओन द शेयर बट आई एम गिविंग एज एन एग्जांपल कि LVMH जैसे बना यूरोप में लग्जरी गुड्स में, दे टुक ऑल द स्मॉल ब्रांड्स एंड दे कुड एग्रीगेट इट एंड मेक दैट समथिंग डिजायरेबल फॉर द होल वर्ल्ड। अब इंडियन डिज़ाइन फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी and all the other artisans which they put together, it becomes something ki it's a very different design form than what the West creates, as an example. दूसरा हेल्थ केयर अगर आप देखें तो बाहर एलोपैथी एंड मेंटल इलनेस आर 2 डिफरेंट ट्रैक्स ऑल टुगेदर। अपने देश में आयुर्वेदा उसको इंटीग्रेटेड वेलनेस के रूप में मानता था, और आपको माने आपके जड़ से पकड़ के आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, नेचर के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता था। So some of these things you will have a right to win which others cannot copy easily. नहीं तो हर जगह आपको लगेगा ये चाइना कॉपी कर लेगा, यूरोप कॉपी कर लेगा, कंपटीशन आ जाएगा। देश में बहुत कंपटीशन होगा, बट अब जैसे डाबर जैसी कंपनी है, आज बड़ी है इंडिया में, कैन दे टेक दिस, कैन दे गो ग्लोबल? आई एम नॉट सजेस्टिंग दीज कंपनीज, बट एज थीमेटिकली कि इसमें शायद द ओल्ड कंपनीज विल नॉट डू इट, बट अ यंग डिस्ट्रप्टर टाइप कंपनी में कम एंड डू इट। टाटा ग्रुप जैसे है हॉस्पिटैलिटी में, वी आर वेरी वेल नोन फॉर इट। अब इंडियन होटल्स कैन इट बिकम अ ग्लोबल ब्रांड? हम 4 सीजन्स में या मैंडरिन ओरिएंटल में घूमते हैं, मैरियट में घूमते हैं। इट ब्रिंग्स दैट कल्चर टू आवर कंट्री। आज हम मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं खाना खाने टू गेट अ टेस्ट ऑफ अमेरिका हैविंग अ कोक। तो ये सब ट्रैवल करेगा यहाँ से। जी, बहुत सही बात कही आपने। खैर, काफ़ी इंडियन ब्रांड्स धीरे धीरे ग्लोबल बन भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप हमेशा मेंटेन करते हैं वो है कि डाइवर्सिफिकेशन। इस साल अगर किसी ने आउट परफॉर्म किया
तो वो है हमारे हाउस होल्ड्स जिनके पास गोल्ड है, और गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके का रिटर्न आया। मैं दो चीज़ें पूछूंगा, एक तो क्या यहाँ पर आपको कुछ बबल दिख रहा है, और दूसरा क्या इन लेवल्स पर भी एज अ डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अनुज जी, इसमें आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक कि एक्चुअली गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट परफॉर्मिंग एसेट इन दैट सेंस कि उसमें कोई आपको डिविडेंड या इनकम नहीं मिलने वाला। प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। तो ये गोल्ड का, जैसे वॉरेन बफेट कहते थे, दिस इज़ अ फेयर ट्रेड एंड इक्विटी इज़ अ होप ट्रेड। अब फेयर ट्रेड में ये है कि बिकॉज यूएस में और वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना डिबेसमेंट हो रहा है करेंसी का कि मोर देन 50-60% ऑफ ऑल डॉलर्स हैव बीन प्रिंटेड इन लास्ट 6 ईयर्स। तो दुनिया ऑलरेडी मूव कर रही है ये करेंसी डिबेसमेंट के खिलाफ, एंड दैट्स वाई जो सेंट्रल बैंक है दुनिया के, उनमें काफ़ी बाइंग हो गई है कि हमको डॉलर नहीं होल्ड करना है, यूरो नहीं होल्ड करना है, तो हम सोना होल्ड करेंगे। तो नेट सेटलमेंट स्टिल गोल्ड इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। डॉलर में रिमेन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट स्टोर ऑफ वैल्यू इज़ ट्रूली ओनली गोल्ड। सो दैट आई ट्रीट एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, क्योंकि रुपया डॉलर के ऑपोजिट हरदम गिरता रहा, तो जब गोल्ड में भी मंदी हुई 10-20 साल में डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में हमने उसको नहीं महसूस किया। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ हार्ड एसेट्स हिस्टोरिकली, बिकॉज आवर करेंसी वॉज बीइंग डिबेस्ड ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली। 4 रुपया होता था डॉलर, आज 90 पे है। तो अगर आपने ज़मीन लिया, आपने सोना लिया, दैट वाज अ इन्फ्लेशन हेज। तो इन दैट सेंस जो एसेट डाइवर्सिफिकेशन हम करते हैं, आपका रियल एस्टेट, आपका सोना होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। फिक्स्ड इनकम वाज वेयर वी वर लूजिंग मनी, कि आपने 7% में डाल दिया बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में, और इन्फ्लेशन 8% 9% हुआ, तो आप एक्चुअली हार रहे थे। इसलिए हम हरदम कहते थे कि आप इक्विटी में आइए, देश की जब प्रगति होगी तो आपका वेल्थ क्रिएशन यहाँ होगा। प्रोटेक्शन में हैपन इन गोल्ड एंड इन रियल एस्टेट, बट वेल्थ क्रिएशन कैन ओनली हैपन विद अ बिजनेस। एंड जो दूसरा सवाल आपने कहा कि अगर मैं सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को देखूं, लेट्स से उन्होंने 50,000 करोड़ कमाया, बट जो 125 नंबर का कंपनी का प्रमोटर है, उसकी वेल्थ उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रियल वेल्थ क्रिएशन होता है कि खुद आप रिस्क लीजिए, खुद आप धंधा बनाइए, उसमें जो वेल्थ क्रिएशन और सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत अलग है। लाइक इन माई डेज आई ऑल्सो स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट नथिंग। मेरे पास भी कैपिटल नहीं थी, बट आज मेरे लड़के के पास वो है। तो वो उसमें लगा हुआ है कि मैं ऐसा बिजनेस क्रिएट करूं जो दुनिया पे इम्पैक्ट करे काफ़ी बड़े रूप में। एंड वेल्थ क्रिएशन इज़ अ आउटकम, इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। तो ये दो चीज़, जैसे मैंने कहा, अलग है। फेयर ट्रेड एंड इंश्योरेंस के रूप में डेफिनेटली यू मस्ट हैव योर गोल्ड एंड योर रियल एस्टेट, एंड इन द होप ट्रेड यू मस्ट डेफिनेटली बिल्ड योर वेल्थ ऑन इक्विटी। मनीष जी, पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? ये जो चीज़ आपने कही ना, ये जब आपके पास वेल्थ आ जाती है तभी कह सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन इज बाय प्रोडक्ट बट नॉट एन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआत तो वेल्थ क्रिएशन से ही करते हैं। अपने जो कहते हैं, जैसे मेरे गुरु जी वो कहते हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपका लिखा हुआ है कि बारिश होगी, मगर जो आपका कर्म है कि आपको, अगर आपने सीड प्लांट ही नहीं किया तो आप कैसे लकी होंगे? बारिश आएगी चली जाएगी, पर आपने तो क्रॉप ही नहीं डाला। तो आपका काम है कि आप अपना काम एकदम अच्छे रूप में करिए, तैयारी रखिए। एंड इवन फॉर एंटरप्रेन्योर हम लोग यही कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जॉब इज टू स्टे अलाइव टिल ही गेट्स लकी। क्योंकि सबका साइकिल आता है। इस मार्केट में मैं 35 साल से हूँ, ऐसा कोई भी एक सेक्टर नहीं है जो हम कहते हैं कि बकवास है, कभी नहीं कमाया। वक्त आता है कब बोलते हैं पीएसयू नहीं देखेंगे, पीएसयू में भी कमाई हुई। कभी बोलते हैं टेक्नोलॉजी मर गया, अमेरिका में ये हो गया, उसमें भी कमाई होती है। एफएमसीजी उसमें भी होती। तो हर बिजनेस में आप लगे रहें, और जिसको आप समझते हैं एक साइकिल आता ही है जरूर। एक, जब मैं फ्लेम यूनिवर्सिटी आया था, आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी। आपने कहा था कि 40 से 50 साल की उम्र के बीच के जो एंटरप्रेन्योर्स है उन पे बेट लगाइए। अब आप चाहे एग्जांपल दें दीपेंद्र गोयल का या नितिन कामत का। अब उनकी कंपनी ऑब्वियसली लिस्टेड नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं क्या कमाल किया है। ललित केशरी, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अभी भी आपकी वो थ्योरी इंटैक्ट है? ये एक्चुअली 35 साल से एक ऑब्जर्वेशन है मेरा। आई डोंट नो इफ इट्स अ कोरिलेशन और इट्स अ कॉज, बट ये देखा गया कि अब 30-35 तक थोड़े इम्पेशेंट रहते हैं, और यू मे डू सम मिस्टेक आउट ऑफ इनएक्सपीरियंस, एंड वंस यू हिट काइंड ऑफ 60 लेट 50s, और लाइक अब रिलैक्स हो गए, अब थोड़ा नाम वाम हो जाए मेरा दुनिया में, बस बहुत हो गया। तो जो गोल्डन पीरियड होता है एंटरप्रेन्योर का, वो टिपिकली दिस 40s, मिड 40s टू मिड 50s में रहता है। मैं 90s का अगर उदाहरण दूँ तो ऑल द लेजेंड्स जो हम देखते थे, दीपक पारेख साहब, नारायण मूर्ति साहब,
अजीम प्रेमजी साहब, ये सब 40s में थे उस दशक में। 2000 से 2010 में जब आए तो मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, राजीव बजाज वगैरह, हाँ। नहीं एक्चुअली तो उससे भी राजीव संजीव came in 2010 to 20. 2010 में, हाँ। You saw the creation of Bajaj Finance between 2010 and 20. राजीव जैन भी उस एज ग्रुप में थे। तो इस दशक में इनफैक्ट इवन चंद्रशेखरन फ्रॉम TCS, he was mid 40s when TCS actually really outperformed the whole market. तो ये दशक में काफ़ी लोग हैं, इट्स नॉट माने कि आप 40s हो गए ये नेसेसरी नहीं है कि आपका बिजनेस चल जाएगा, बट काफ़ी लोग हैं। जैसे आपने सही कहा कि दीपेंद्र गोयल हैं, मैंने आई थिंक आपके शो में या कहीं जैसे लास्ट ईयर करण भगत का भी उदाहरण दिया था कि 361 उन्होंने भी बिल्ड किया वेल्थ में। हमारी पूरी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, अगर आप सबको देख लें, नवनीत मुनोट हो कि वासन हो SBI में, माने काफ़ी जो जिन्होंने अपने अपने फंड भी चालू किए, विकास खेमानी हो या पंकज टिब्रेवाल हो, जो ये मेरा काफ़ी ये वाला उदाहरण वो भी बहुत यूज़ करते हैं। तो दे आर ऑल इन द राइट एज ग्रुप एंड ये फेज़ है जो हिंदुस्तान का भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बड़ा होगा। काफ़ी पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेस के भी, निशा गोदरेज है, चांद सहगल के बेटे वामन सहगल, काफ़ी लोग हैं। तो अगर इसमें आप इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर एंड एज प्रोफाइल, एनर्जी, इंटेग्रिटी ये सब देख ले एक साथ, तो पैसा बनता ही है। एक बास्केट बनाते हैं इनकी, तो बनाइए, उसका इंडेक्स बनाइए जरूर। उसका एक इंडेक्स बनाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, 40s एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स। बस मैं भी 45 साल का हूँ, तो उम्मीद है अभी आपका गोल्डन पीरियड चल ही रहा है। टचवुड। अच्छा मनीष जी, ये पिछले बार जब आप आए थे तो आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि अगले 10 साल में हमको ये देखना होगा कि किन कंपनियों के प्रॉफिट्स जो हैं वो अभी तक जो ट्रेडिशनल कंपनी चल रही है मतलब उससे भयंकर ग्रोथ दिखाने वाले हैं। आपने SBI का जिक्र किया था, आई थिंक उसमें से एक, ऐसे आपने 2-3 और एग्जांपल। ये सब एक्चुअली इन अ वे आई सेड फॉर नेक्स्ट ईयर कि ये कमिंग ईयर में बाय 27 एंड मार्केट आई थिंक विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि फाइनेंशियल स्पेस ऑलरेडी वाज लार्ज, बट अगर आप SBI कंक्लूसिवली बीट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिलायंस, जो कि हमारा नंबर 1 रहा है काफ़ी सालों से एंड ग्रेट कंपनी, HDFC भी काइंड ऑफ उसी रेंज में आ गया है। इन्फोसिस से TCS से आगे निकल जाएगा ICICI बैंक, इन्फोसिस से आगे निकल जाएगा एक्सिस बैंक, इवन एक्चुअली बजाज फाइनेंस इज अबाउट टू क्रॉस कोटक महिंद्रा बैंक। तो जो प्रॉफिट साइज है इनका एक्चुअली वर्ल्ड स्केल पे काफ़ी बड़ा हो गया है। और जो ये AI का भी थीम प्ले आउट कर रहा है, AI इज व्हाट व्हेन यू आर एबल टू यूज ऑर्गेनाइज्ड डेटा टू become more productive. The best place where you use organized data is actually BFSI. So both our banking system, capital markets, insurance, all are beneficiaries in a massive way. जैसे जब इंटरनेट आया था हम लोग सबकी बिजनेस, आपने जो ये ग्रो और जीरोधा का एग्जांपल दिया, they are beneficiaries of internet which was last cycle. बिल्कुल, हाँ। Now AI comes, they become even bigger beneficiaries. तो ये सेक्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी, I don't think we are still seeing कि how large this can get in the coming 10 years. Okay. Or Indian tech, the old tech service companies may not make it there. They will have to change what they are doing. Few will do it. But जो इसमें disruptive जैसे Zoho है, आज listed नहीं है. But अगर full government has shifted to using Zoho suite, for example, and they become the Microsoft Office for India, as an example. This becomes an example of Indian tech, Indian owning the IP and using Indian scale to become global. तो ये सब माने स्पेसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ आप कह रहे हैं, क्योंकि कल मैं जब अगेन मैं रामदेव जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो सबसे रिसेंट मेरी बात हुई थी कल, वो भी ये बात कह रहे थे। मैं उसमें एक सवाल मेरा ये है कि सब बैंकिंग की ही बात कर रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल की, ये स्पेस ओवर ओन नहीं है क्या इस समय, और कंसेंसस नहीं है इसमें? नॉट रियली। इनफैक्ट द प्रीवियस साइकिल जो 2020 तक चला था, वेयर द टॉप लीडर्स वर बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक एंड कोटक। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 5 सालों में दे रियली डिडंट परफॉर्म, एंड जो ओवर ओनरशिप वी फील बिकॉज इंडेक्स का कॉम्पोजिशन काफ़ी वेड हो गया इनकी तरफ, क्योंकि बाय शेयर साइज ऑफ प्रॉफिट। इनफैक्ट लास्ट 4-5 years नोबडी हैज़ बॉट इट। इसमें एडिशनल अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने नया थीम दिया आपको कि अब ये सब टैक्स वैक्स तो हो गया, अब हम प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ज़्यादा देंगे। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्पीकिंग कि थोड़े और PSU बैंक का मर्जर होगा, और सिर्फ 8 बैंक रह जाएंगे, सिर्फ PSU बैंक। ये सी यू हैव टू सी वेयर द बॉल इज गोइंग टूवर्ड्स। तो ये जो सेक्टर में ऑल थिंग्स आर कमिंग, रेगुलेटर आपके पीछे लगा हुआ है कि आप क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाइए, आप रेट कट करिए, आप कंसोलिडेट करिए, आप
और बड़े बनिए। तो ऑल द टेलविंड्स आर कमिंग इन योर फेवर एंड वी आर इग्नोरिंग इट। और ये टेक्निकल चीज़ ऑनेस्टली कि कौन ले रहा है कौन बेच रहा है, जब वॉरेन बफेट साहब का ही एक और ब्यूटीफुल सेइंग है कि इन द शॉर्ट रन मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेइंग स्केल। तो प्रॉफिट का जब वजन आएगा तो अपने आप खरीदार आएंगे। अब वो फॉरेनर आए कि लोकल आए कि और कोई आए, यू शुड नॉट केयर। आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो खरीदार आएगा ही आएगा। हाँ, पता है मुझे याद है एक बार 2006 की बात है, मैं राकेश झुंझुनवाला जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं पेडर रोड पे जाता हूँ ना, मुझे 50 सारे मीटर ब्रांच में दिखते हैं। 100 मतलब 20 एटीएम दिखते हैं। कोई लॉजिक है उसका? मतलब आप इनको कंबाइन करिए, इतनी रियल एस्टेट बचेगी। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से वो एक एक करके बैंक्स में मर्जर हो रहे हैं। बट सी इन अ वे यू थिंक द गवर्नमेंट वाज द अल्टीमेट वेंचर कैपिटलिस्ट। इतने सारे जो बिजनेस उन्होंने क्रिएट किए, हाँ, आज जब ये साइकिल चलेगा हाँ, कि जैसे मैंने कहा टेक में भी काफ़ी कंपनी आनी चाहिए, तो हो सकता है 50 ड्रोन के कंपनी बनेंगे, हाँ, उसमें से 2 ही विनर निकलेंगे इवेंचुअली। हाँ, बट 50 नहीं होते तो जो विनर है वो आपको कैसे पता चलते कि किस में कैपेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे जब आईटी सेक्टर भी खुला था शुरू में, तो ये थोड़ी पता था उसी वक्त की इन्फोसिस, विप्रो, यही सब आगे बढ़ेंगे। इतने सारे कंपनी आए थे उस टाइम। सेम कॉन्टेक्स्ट में आज जो हम कह रहे हैं कि हार्ड एसेट्स में तेजी होगी बिकॉज ऑफ डॉलर डिबेसमेंट, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, हेवी मेटल्स, ये सब जो अब शेयर चल भी रहे हैं, इज अ प्लेइंग दैट थीम। अब भारत सरकार ने 50 साल पहले सेल, नाल्को ये सब बना रखे थे। अब अगर प्राइवेटाइजेशन कर दें या उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना हो तो जो भयंकर पैसे मिलेंगे इसमें। जैसे आपको ये भी याद होगा हिंदुस्तान जिंक जब डाइवेस्ट हुआ था, आई थिंक इट वाज फ्यू हंड्रेड करोड़। तो उसके बाद रेसिडुअल स्टेक की वैल्यू जो है आज जो रेसिडुअल स्टेक की वैल्यू है, एंड इस साल एज अ बाय प्रोडक्ट हाँ, जो सिल्वर बाय प्रोडक्ट गिनते थे हिंदुस्तान जिंक में, दे विल मेक मोर देन $1 बिलियन इन सिल्वर अलोन। सिल्वर, हाँ, तो इतना माने वैल्यू है अपने एसेट्स में कि आई डोंट थिंक हम लोग हिसाब ठीक से लगाते हैं इसका। हाँ। जब गवर्नमेंट ने मारुति में रेसिडुअल स्टेक बेचा था तो जितना उन्होंने आईपीओ वगैरह बेचा उससे ज्यादा पैसा रेसिडुअल स्टेक से बना लिया था। सेम टाइम आई वांट टू स्ट्रेस कि नॉट कि ये डाइवर्ट हो जाए कि नहीं इसको बेच के और पैसा बाद में बनेगा। कि जैसा वेंचर कैपिटल सेल्स टू प्राइवेट इक्विटी सेल्स टू आईपीओ, देयर एट एवरी स्टेज वेल्थ क्रिएशन इज अ साइकिल। बट कि आप ही लेके बैठ जाओ और आगे नहीं जाए। इस सरकार की भले ही वो सक्सेसफुल ना रहे हो पिछले कुछ सालों में, लेकिन एक अप्रोच तो रही है कि हमें जो कोर बिजनेस एक आध को छोड़ के उसके अलावा हमें उसमें नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ही था कि बाबू थोड़ी सरकार मैंने थोड़ी बिजनेस एयर इंडिया से जैसे एग्जिट किया तो मतलब और बेटर ही हुआ है। it's great they build it to a right size and management depth also in lot of these companies is fantastic. Like I'm a great fan of SBI as an example, as you know, but lot of them NTPC and all outstanding management आपको teams लगता है ये जो पीएसयू कंपनियां हैं, जैसे आज की डेट में एसबीआई है, चलिए एसबीआई तो फिर भी थोड़ा सा एक क्वासी प्राइवेट बैंक ही हम गिन लेते हैं, वरना बाकी सारे पीएसयू बैंक आज भी सब 1 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है और प्राइवेट बैंकों को 2.5 से 4 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन गैप possible. होगा। See, again, it's a market, you don't know, but the fact is जो पुराना सिस्टम था पीएसयू का, जो फोन बैंकिंग का एरा था, एनपीए होते थे, वो क्रेडिट ब्यूरो आने से, आरबीआई सुपरविजन होने से, सरकार का एटीट्यूड बदलने से, बैंक का खुद का आउटलुक बदलने से, आई डोंट थिंक दैट होल्ड्स ट्रू। और जो 15 से 18% रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रहे हैं, उनको आप 2-3-4 साल मत दीजिए प्राइस टू बुक। चौथे साल में जाके पता लगेगा कि ये 0.2 टाइम प्राइस टू बुक हो गए हैं। तो ये 1 टाइम भी हो जाए तो 4 गुना 5 गुना, और ये हुआ भी। हम लोग ने एसबीआई या कनारा बैंक पहले इस साइकिल में जब लिया था 5-5 6-6 गुना हो गए वहाँ से। वहाँ बहुत ज़्यादा। एंड एक बार पॉज लिया है, अब होपफुली दे विल स्टिल। मैं अभी रमेश धमानी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि ये पूरी की पूरी बुल मार्केट पीएसयूज ने लीड की है, तो और शायद आगे भी आपको और पीएसयूज ढूंढने होंगे। आप मानते हैं उस बात से? सी पीएसयू बिकेम अ वर्ड बाय फैशन कि ये नहीं चलते हैं, बट जब आप डिफेंस का थीम निकला तो द ओनली कंपनीज अवेलेबल टू यू वर डिफेंस पीएसयूज। सो रमेश जी एंड आई रिमेंबर बैक इन 2001-2 का जब बुल मार्केट हुआ था, तो बीएल और सब 60 रुपए में दे वर अवेलेबल एट बिलो द कैश ऑन द बुक्स, नॉट इवन नेटवर्थ। So because we have good memory of having made money in the past in PSUs, we were very okay and active to go back in this cycle also. And ऐसा नहीं है कि डिफेंस पीएसयू है तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और बैंकिंग पीएसयू तो बहुत खराब है। द नेचर ऑफ दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द सोशल गुड, देन कम्स द प्रॉफिट मोटिव विच द मार्केट में नॉट लाइक, बट देन जो आपको भाव भी मिल रहे हैं, इवन यू हैव टू कीप दैट इन बैलेंस। एक आखिरी सवाल फिर यहाँ से, अगर आप अगले
संवत की बात करें या चलिए और 2-3 साल एक्सटेंड कर दें, आपके हिसाब से मार्केट में डाउनसाइड कितनी है और अपसाइड कितनी है? एक और मेरे गुरु थे मार्क फेबर, वो कहते थे इफ़ यू वांट टू मेक गॉड लाफ देन यू टेल हिम योर प्लान्स। सो आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए एक्विटी है, कहीं वॉर हो जाए, कोविड हो जाए, मार्केट कैन फॉल, बट अल्टीमेटली वी ट्रेड ऑन टर्मिनल वैल्यू। 5, 10, 15 साल में ये मार्केट कहाँ जा रहा है। और आई वुड जस्ट सजेस्ट टू ऑडियंस, आज हमारी 27-28 साल की एवरेज एज है हिंदुस्तान में। अगले 10-20 साल का अगर आप सोचे, नॉर्मली ये मार्केट 5 साल में डबल होता है, नॉर्मल 10 साल में 4 गुना, दैट मीन्स 20 साल में 16 गुना हो सकता है। 16 नहीं हो, 10 गुना भी हो जाए, दैट मीन्स आज आपके पास जो 10 रुपए हैं वो 100 होने वाले, दैट मीन्स 90% तो आपका वेल्थ आगे है। तो ये छोटे मोटे 1 साल रुक गया, 6 महीना रुक गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं देखें। हम लोग 35 साल से यहाँ हैं। आई कांट टेल यू व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन, एंड एक्चुअली वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट द कमिंग डेकेड देन अबाउट द पास्ट। आई थिंक वही ऑप्टिमिज्म, अपना मेहनत करते रहिए, पैसा बनता है बॉटम अप। कोई मार्केट कहाँ जाएगा, आई डोंट थिंक वी केयर ऑल्सो, आई डोंट हैव अ व्यू ऑल्सो। आपको आज मैं 2-3 कंपनी दिखा दूं, उसमें 25-50% आपको लगे बनने वाला है, यू डोंट केयर मार्केट अगले साल घटेगा क्या। बिल्कुल। अब बॉटम अप अपना काम करिए, अच्छे प्रमोटर ढूंढिए, मार्केट ब्रॉड बेस हो गया है काफ़ी, एंड अपने अपने एरिया में आपको बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक्चुअली पिछले 1 साल मैं तो कहूँगा कि मार्केट का शानदार रहा है, क्योंकि इंडेक्स नहीं चला, लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे निकाले हैं तो मार्केट ने अच्छा पैसा बना कर दिया है। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। चलिए आज के शो में इतना ही, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।